एनबीसी न्यूज़ हिंदी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भार्गव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत कैडबरी इंडिया और कोका कोला कंपनी से शुरुआत की थी। जी हाँ, वो हमारी खास मेहमान दो भारत सरकार के मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने 340 बंधुआ बाल मजदूरों को भी मुक्त कराया था। जी हाँ, ये एक पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर किन्नर को दिल्ली सरकार में नौकरी दिलवाई थी। ये कोई और नहीं, 2014 की यूपीएससी टॉपर मिस ईरा सिंघल हैं। मैडम नमस्कार, आपका एनबीसी न्यूज़ में। सबसे पहले ये बताइए, आपकी जीवन का जो चलता रहा, शुरुआत कैसे रही, किस तरह के आपने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत इलाबोरेट क्वेश्चन है, शायद इसी में 1 घंटा बीत जाए। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने एमबीए किया। एंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इंजीनियरिंग में, एमबीए में मेरा प्लेसमेंट हो गया मैं कंपनी में, जैसा कि आपने भी बोला कि आई वाज वर्किंग विद कैडबरी बॉम्बे में। मैं स्ट्रैटेजी में थी, हेडक्वार्टर्स में ही। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं काम कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो कहीं से बचपन में, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा पार्ट बचपन का मेरठ में, यूपी में बीता था, तो कहीं से एक सिविल सर्विसेज के और आईएएस बनने के बारे में बचपन से पता था, आइडिया था। तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिस तरीके का काम मैं करना चाहती हूँ उसको करने की। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज का पेपर दिया एंड उसमें मेरा 4th अटैम्प्ट में आईएएस में हुआ। उससे पहले मेरे 3 अटैम्प्ट्स में मुझे आईआरएस में रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि मेरा रैंक उसके लायक था। तो और वो रिजेक्ट करने का बेसिस था कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो हमारी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ में नहीं है। बट जबकि मैं जो वर्क रिक्वायरमेंट्स थी वो मैं फुलफ़िल करती थी। तो ये थोड़ा स्ट्रगल रहा कि आप एज वी रिकॉग्नाइज कि आप काम कर सकते हो, आपका रैंक भी इस लायक है कि आपको ये जॉब मिल सकता है, बट क्योंकि हमें आपकी डिसेबिलिटी समझ नहीं आई तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रगल इस पूरी जर्नी में, यहाँ तक सिविल सर्विसेज में आने में, वो एक बड़ा पीरियड रहा। तो 3 बार मुझे सेम रीज़न से, सेम सर्विस से रिजेक्ट किया गया। मैडम ये बताइए, जैसे आपके फादर भी इंजीनियर हैं और आपकी मदर एक इंश्योरेंस के उसमें काम करती थी, कभी आपको ये प्रेशर नहीं किया कि आप ये चीज़ छोड़िए, आप इंश्योरेंस में आ जाइए, बना बनाया बिजनेस है उसको संभाल लीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे घर में कोई भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि तुम्हें क्या करना है, बस ये था कुछ करना है, खाली नहीं बैठ सकते। तो वो ऑप्शन नहीं था कि खाली बैठ लो, बट हाँ, जो करना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैडम आप एसडीएम अलीपुर भी रही हैं, तो उसका कोई एक्सपीरियंस बताएंगे? क्योंकि एक देहात बिल्कुल आउटर दिल्ली पड़ गया, अलग तरह के लोग हैं, आपने बाल मजदूरों को भी किस तरह से रेस्क्यू कराया, उसके बारे में थोड़ा सा मैडम बताएं। तो एसडीएम जो होता है वो जब भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि कहीं पे कोई चाइल्ड लेबर के हो रहा है या बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो हम लोगों को जाके रेस्क्यू करना होता है। तो मेरे यहाँ कुछ एनजीओज़ बहुत एक्टिव थे, जिनमें बचपन बचाओ आंदोलन की टीम बहुत एक्टिव थी। तो हमारे यहाँ कुछ अनऑथोराइज्ड फैक्ट्री एरियाज़ थे, मतलब ऑथोराइज्ड एरिया के बाहर भी कुछ एरियाज़ थे। और ऐसा नहीं है कि ऑथोराइज्ड में हमें नहीं मिले रेड्स में, बट हमें इन्फॉर्मेशन आती थी एंड एनजीओज़ के थ्रू, एंड उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम टीम्स बना के रेस्क्यू ऑपरेशंस करते थे। तो हमने करीबन 340 के आसपास चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर्स रेस्क्यू करे हैं। तो एग्जैक्ट चाइल्ड तो नहीं है, बट उनमें कुछ बॉन्डेड भी थे। तो हमने करीबन 1 साल के पीरियड में इतना हम लोगों ने रेस्क्यू किया। हमने उनको अपनी फैमिलीज़ में रिस्टोर किया, हमने उनके जो पेंडिंग वेजेस थे वो कराए, जो ऑफेंसेस थे वो रजिस्टर कराए। उसके अलावा हमने चाइल्ड मैरिजेस रोकी। आई थिंक सबसे मुश्किल काम चाइल्ड मैरिज रोक पाना होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना लड़की को कन्विंस कर दिया गया होता है कि ये मैरिज तुम्हारे लिए सही है। मैं अभी तक एक भी लड़की से नहीं मिली हूँ, मैंने कोई 4-5 चाइल्ड मैरिजेस रोकी हैं, एक भी लड़की से नहीं मिली हूँ जो ये खुद रेस्क्यू होना चाहती हो। हम लोगों को अपनी तरफ से हर बार लड़की को बताना पड़ा कि बेटा ये तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, और तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे साथ तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तुम प्रॉपर्ली अभी ग्रो नहीं करी हो, और तब तुम्हारी शादी कर दी जा रही है। तो लीगली हमें हमने रेस्क्यू किया, बट दैट डिडंट मीन कि दैट चाइल्ड वाज कन्विंस्ड। एंड ऑनेस्टली, अनफॉर्चुनेटली, सिस्टम एंड लॉज ऐसे हैं कि हम उस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते, हमें उस बच्चे को उसकी फैमिली पे रिस्टोर करना ही पड़ेगा। एंड 24 घंटे मॉनिटर कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है।
तो एक मैं आपको बहुत स्ट्रेंज चीज़ बताती हूँ जो दिल्ली में होती है। दिल्ली में मोस्टली लोग जो हैं माइग्रेंट्स हैं, एंड स्पेशली जो स्लम्स हैं हमारे लो इनकम एरियाज़ हैं, वो ज़्यादातर लोग माइग्रेंट्स हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वो गांव से आए हैं, एक दिन अचानक से फैमिली गायब हो जाएगी। एक दिन पूरी फैमिली गांव चली गई, 2 दिन बाद फैमिली वापस आती है बिना लड़की के। वो गांव गए और वहाँ जाके उन्होंने किसी लड़के से शादी कर दी, और वो लड़का भी दिल्ली के ही किसी और पार्ट से उस गाँव गया वापस, एंड वहाँ जाके दोनों की शादी कर दी गई। उससे पहले वो दोनों बच्चे कहीं नहीं मिले हैं। जनरली लड़की तो चाइल्ड होती है, लड़का मोस्टली अडल्ट ही होता है, क्योंकि लड़का तो काम करने लगता है तब बीवी ढूंढते हैं ना। तो लड़की को वो दो तो जो दिल्ली के एनजीओज उन्हें ट्रैक कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि शादी गांव के परिवार ने फिक्स कर दी, एंड दोनों दिल्ली में कभी मिले ही नहीं, कभी अलग अलग हमेशा अलग रहे हैं फैमिलीज़। कोई नॉर्थ में रहता होगा, कोई साउथ वेस्ट में कहीं कॉर्नर में रहता होगा। अचानक से एक दिन बस फैमिलीज ऐसी रूटीन में गांव गई और वापस आई तो बिना लड़की के। तो आप उसे रेस्क्यू भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना दिल्ली का एनजीओ ट्रैक कर सकता है, ना विलेज का एनजीओ ट्रैक कर सकता है, क्योंकि विलेज को तो पता ही नहीं किसकी शादी है, क्या हो रहा है। जब सामने कोई नहीं है तो आप किसका इमेजिन करोगे। अचानक से वहाँ जाके ऐसे होता है। तो ये बहुत केसेस होते हैं जिनमें चाइल्ड मैरिज अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाती है, एंड मोस्टली लड़कियों को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए सही है। मैडम ये बताइए, जब आपने ये ज्वाइन किया अपना ऑफिस अलीपुर में, तो आपको क्या लगा कि स्टाफ ने आपको कोऑपरेट किया या कैसे? आई थिंक एक प्रिविलेज ऑफ पोजीशन भी है कि आप जब एज ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपके स्टाफ को पता है आप ऑफिसर हो। उसके बाद अगर वो आपको ऑफिसर की तरह नहीं ट्रीट कर रहा है तो इसमें आपने कुछ किया होगा। अदरवाइज सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सेट है कि आपको सबको पता है कि आप ऑफिसर हो और अब आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मैडम आपकी क्या हॉबीज़ क्या हैं बेसिकली? अरे बाप रे, बहुत हॉबीज़ है मेरी। आजकल इतनी टाइम नहीं है तो इतनी परस्यू नहीं हो पाती हैं। तो अभी तो मेनली मैं बस किताबें पढ़ पाती हूँ, क्योंकि थैंकफुली मैंने एक किंडल खरीद लिया था तो रास्ते में आते जाते ऑफिस से। बट आई लव ट्रैवलिंग, मैंने बहुत घूमा है, और मैं ना साल के बिगनिंग में ही पूरा प्लान बना लेती हूँ कि इस साल मुझे कब कब छुट्टी मिल रही है, वो 3 डे वीकेंड्स एंड ऑल। तो उसके हिसाब से मैं ट्रैवल प्लान बनाती हूँ। आई लव डांसिंग, आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, एंड मेरे बहुत दोस्त हैं, अनगिनत दोस्त हैं। मेरी नर्सरी के लोग भी मेरे अभी तक फ्रेंड्स हैं। और अपना एक्सपीरियंस बताएं, दिल्ली सरकार में अभी आप एमसीडी के अंदर एज ए डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं आप, तो यहाँ पे किस तरह के आपकी कार्यशैली क्या है, कितने डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है? एक्चुअली दिल्ली में थोड़ा ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, तो हम लोग सब डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास 2 जोन्स हैं। दिल्ली में एरिया जैसे डीएम ऑफिस के लिए एरिया डिवाइडेड होता है, उसी तरह से एमसीडी में डिप्टी कमिश्नर्स का एरिया डिवाइडेड होता है। तो मेरे पास करोल बाग एंड केशवपुरम 2 जोन्स हैं इस समय। उसके अलावा मेरे पास हेडक्वार्टर के 3 चार्जेस हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नई नई चीज़ें हम कर रहे हैं। मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसमें वो मुझे लगता है कि दैट विल मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। हम लोग अभी तक जितनी भी इंटरवेंशंस करते आए हैं वो लड़कियों को एक अच्छी माँ बनाने पे करते आए हैं। बच्चे के पालन पोषण पे, आंगनवाड़ी पे, उसकी मदरहुड में हेल्प करते हैं। हम दवाइयाँ देते हैं या डिलीवरी के टाइम इंटरवेंशंस देते हैं। सारी जितनी भी इंटरवेंशंस हैं वो मदरहुड के लिए हैं, आपको एक अच्छी माँ बनाने के लिए हैं। लड़की आज के डेट में दिल्ली जैसे शहर में हर गरीब औरत को काम करना पड़ता है। आप अगर स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो अमीर औरतें और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में लड़कियां काम इतना नहीं करती हैं, और गरीब औरत तो हमेशा से काम करती आई है। और दिल्ली में जो माइग्रेंट औरत है वो तो ज़रूर काम करती है। एंड होता क्या है, जब वो काम पे जाती है तो इनफैक्ट मेरे अलीपुर के ही एक्सपीरियंस से ये बात आई मेरे को। हमने 340 बच्चे रेस्क्यू किए। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। अगर माँ काम पे जा रही है तो वो क्या करे, या तो बच्चे को साथ लेके जाएगी या छोड़ के जाएगी। साथ लेके जाएगी तो वो 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में बच्चा चाइल्ड लेबर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि माँ के साथ खड़ा है। माँ ने उसको बोला तू ये केपेबल है, अब ये कर ले। छोटी छोटी चीज़ उसने करने को उसे बोली। स्लोली द चाइल्ड बिकम्स केपेबल इनफ कि वो एक काम कर सकता है, और उसे बगल की फैक्ट्री में आप लगा दोगे, बिकॉज नहीं तो आपके साथ खाली तो बैठा है। सो वो ऑटोमेटिक अजम्पशन हो जाती है, उस वजह से ऑटोमेटिकली बच्चा चाइल्ड लेबर बन गया। दूसरा जो होता है इज़ कि अगर वो बच्चा घर पे रह गया तो उस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट जो है वो परिवार के साथ नहीं आया है। वो लड़का लड़की माँ बाप बेचारे अकेले आए हैं अपने बच्चों के साथ। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि वो बच्चे के साथ क्राइम होता है फिर, और फिर धीरे धीरे वो बच्चा खुद क्रिमिनल पाथ पे इन्वॉल्व होने लगता है, बिकॉज बच्चे को क्या पता, एंड उसके आसपास माँ तो है नहीं।
एंड अनफॉर्चुनेटली फादर्स बहुत लेवल पे अल्कोहलिक्स होते हैं या ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं। एंड हमारी सोसाइटी में फादर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती ही नहीं है कि बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं। सो अगर माँ काम कर रही है तो फादर भी कर ही रहा है, तो उस टाइम पे उस बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग एक सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने MCD के स्कूल में एक रूम में क्रैश खोलेंगे, क्रैश कम डे केयर। एंड क्या होगा उससे, जो गरीब औरत जिसके जैसे 2 बच्चे हैं, जो एक स्कूल के लायक है एक गोद का है, वो दोनों को उस जगह छोड़ के जा सकती है आप और शाम को जब वो वापस आएगी, चाहे 8 बजे आए, वो उस बच्चे को दोनों को लेके जा उनको सकती है। खाना वाना भी आप लोग ही हम सब प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा कुछ कॉर्पोरेट से बात चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉर्पोरेशन पे इतना पैसा नहीं है, तो मुझे CSR फंडिंग के लिए हम ढूंढ रहे हैं। एंड काफ़ी पार्टनर्स हमारे इंटरेस्टेड भी हैं, हमारे NGO पार्टनर्स भी हमें मिल गए हैं जो ये रन कर सकते हैं, जिनका एक्सपर्टीज़ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरवेंशन दैट वी लुकिंग एट। उसके अलावा हम अपने बच्चों की सबकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। वो भी हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अगर चाइल्डहुड में डिटेक्ट हो जाएं तो उनको इंटरवेंशंस देके आप कुछ कर सकते हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, बट हम लोगों को अभी यही नहीं पता हमारे कौन से बच्चे को ज़रूरत है। तो पहले हम वो भी स्क्रीनिंग अपने बच्चों के एक पर्टिकुलर क्लास की सारी करेंगे। उसके अलावा हम ये थोड़े आइडियाज़ स्टेज पे हैं, अभी पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं। दिल्ली में डिसेबल्ड लोगों के लिए रिहाब सेंटर्स नहीं हैं। कहीं पे भी आप जाएंगे तो 4 से 5 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एक्चुअल फिजिकल रिहाब मिलता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 10 ऐसे सेंटर्स अपने MCD एरिया में चला पाएँ। MCD स्कूल्स या MCD हॉस्पिटल्स? हाँ, कुछ भी प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे लोगों को एक सेंटर 50 लोगों को भी अगर कर पाता है तो साल में 500 पीपल विद डिसेबिलिटीज़, बच्चे विद डिसेबिलिटीज़ स्पेशली, जिनको इंटरवेंशंस मिल जाएंगी। तो हम ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैडम ये आप ये बताइए, आपके इतना कम समय में आपने इतना अचीवमेंट ले लिया, इतना तरह तरह के आपको अवार्ड्स मिले हैं, लोगों ने आपको सराहा, लोग आपको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। तो आप बताइए दिल्ली की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं दिल्ली की जनता को एक्चुअली एक अलग थीम पे मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी एक और हम काम कर रहे हैं। ये तुम्हारा शहर है, इसे प्लीज़ अपना समझो और इसे साफ रखो। हम लोग इस समय एक बहुत मैसिव कैंपेन भी रन कर रहे हैं ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन। मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, क्या आपको पता है दिल्ली के 3 सबसे बड़े मॉन्यूमेंट्स जो लोगों ने मिलके पिछले 25 सालों में बनाए हैं? आप नेम कर सकते हैं 3 सबसे बड़े मॉन्यूमेंट्स जो पब्लिक ने बनाए हैं? भलसवा का कूड़े का पहाड़, ओखला का कूड़े का पहाड़ और गाजीपुर का कूड़े का पहाड़। ये हमारे 3 सबसे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, और जो दिल्ली में आता है उसका स्वागत हम इनसे करते हैं, क्योंकि सारी दिल्ली की एंट्रीज पे ये सारे हैं, राइट। तो जो दिल्ली में आता है उससे पहले हम ये दिखाते हैं, एंड लोगों को लगता है दिल्ली हिल स्टेशन है, क्योंकि आपको दूर से एक पहाड़ दिखता है, पास जाके पता चलता है वो क्या है। एंड ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग अपना कूड़ा नहीं सेग्रीगेट करते। अगर आप कूड़ा घर में नहीं सेग्रीगेट करेंगे तो वो डस्टबिन में, वो ढलाव पे ही जाएगा, वो ऐसी जगह ही जाएगा। अगर आप याद करें तो 25-30 साल पहले घर में एक एक चीज़ हम कबाड़ी को बेचते थे, रिसाइकिल करते थे और कबाड़ी को बेचते थे। पर जब से हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई है, हमें वेस्ट करने का राइट मिल गया है एक तरह से। हम आज की डेट में ये मानते हैं कि हम अमीर हैं तो हम रिसाइकिल क्यों करें, हम अमीर हैं तो हम दोबारा क्यों यूज़ करें, हमारी शान लोग कहेंगे अरे ये दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको शान बना रहे हैं रादर देन एनवायरमेंटली कॉन्शियस होने की जगह। तो वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल ऑफ दिल्ली, प्लीज़ और पहाड़ मत बनाओ। ये एनवायरमेंटली, वाटर के लिए, लैंड, सॉइल, एयर एंड वाटर सबके लिए बहुत बुरा है। एंड प्लस ये जो हमें जो इतना कैंसर हो रहा है, हमें जो ये सब इतनी बीमारियां हो रही हैं, एंड ये इसीलिए है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं रख रहे। कितना फ़र्क पड़ता, आप सोच के देखिए, आप अपने घर में खाने की कोई भी आइटम एक ही डस्टबिन में डालते हैं खाने का, क्योंकि चूहे, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, इसके डर से सारा खाने का कूड़ा एक डस्टबिन में गिरता है। उसके अलावा बाकी कूड़ा, अगर आपके यहाँ 2 डस्टबिन है आप दूसरे में डालते हो, बट खाने का कूड़ा आप सिर्फ एक ही में डालते हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं एक और डस्टबिन रख लो, खाने का जिसमें डालते हो, उसके अलावा बाकी चीज़ें उसमें डाल दो। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम दोनों अलग अलग लेके जाएंगे, अलग अलग डिस्पोज करेंगे और पहाड़ नहीं बनाएंगे। तो दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव टू पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। प्लीज़ ये छोटी सी चीज़ कर लीजिए, ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये थी हमारे साथ IAS ईरा सिंघल जी, जो कि डिप्टी कमिश्नर MCD हैं। इनका संदेश साफ साफ है कि स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रखिए और स्वच्छता को फैलाइए। फिर दूसरी मुलाकात किसी दूसरे खास मेहमान के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।